नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना काल में हम सबकी जिंदगी, हम सबकी लाइफ बदल गई है, चेंज हो गई है। हमारे आसपास की दुनिया बदल गई है। लॉकडाउन में बहुत सी एक्टिविटीज बंद हैं। वायरस की वजह से सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स पर रोक लगी हुई है। कोरोना काल में खेलों की दुनिया कैसी होगी, ये पूरा वर्ल्ड कैसा होगा, भारत में खेल और खिलाड़ियों का क्या होगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खेल मंत्री किरण रिजिजू मौजूद हैं। उनसे बातचीत शुरू करते हैं। किरण रिजिजू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद जी। सर, मैं खेलों की बात आपसे बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक राज की बात बता दीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग खाते क्या हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जबरदस्त इम्यूनिटी है उनमें और सबसे कम केसेस नॉर्थ ईस्ट से आए हैं। तो डीएनए में क्या है, जरा ये बता दीजिए सर। देखिए पंकज जी, डीएनए तो वही है जो एक भारतीय को होना चाहिए और भारतीय में जो होता है, लेकिन वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो जीने का जीवन शैली है ये भी थोड़ा सा देखने लायक है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और कम्युनिटी लेवल में सरकार का कोई भी निर्देश या जो एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन कुछ भी अगर गाइडलाइंस जारी करेंगे तो स्थानीय लोग, वहाँ के कम्युनिटी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक वजह है कि कोई भी जो पेंडेमिक जैसे महामारी जैसे कोई भी विषय सामने आता है तो उसको निपटने में पूर्वोत्तर जो है ज़्यादा वो सक्षम रहता है। जी चलिए, अब मुद्दे पे आता हूं मैं। रिजिजू साहब, आप ये बताइए कि स्पोर्ट्स जो हैं, खेल जो हैं, वो पटरी पर कब लौट रहे हैं? क्योंकि हमारे सिस्टम के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए खेल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरा देश ये बात जानना चाहता है। जी, मैं भी इसी को ही सोच रहा था कि अभी हमने लॉकडाउन के दौरान और तीसरे चरण के बाद जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में खेल को आरंभ करने के लिए कहा था, लेकिन काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि भीड़ भाड़ में कोई खेल नहीं होना या कोई प्रतियोगिता इस वक्त आयोजन नहीं करना, इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस है। तो हम भी चाहते हैं कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में और अपने जीवन में अगर खेल कूद ना हो तो जिंदगी वीरान हो जाती है और बहुत ही बोरिंग होता है जिंदगी, कुछ आपको मजा नहीं आता है। तो खेल कूद जो है सबको जीवित रखता है एक तरीके से। तो हम खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खेल शुरू हो। हमने एक रोड मैप तैयारी किया हुआ है और अभी हमने टॉप लेवल के एथलीट्स का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और जूनियर एथलीट्स जो कम उम्र के जूनियर कैंप्स होते हैं उनको हमने घर भेज दिया था, हजारों के तादाद में है। तो सबको हम वापस लाने के लिए एक रोड मैप बना रहे हैं, अभी उसका निर्णय नहीं हुआ। और साथ साथ में हमने ये राज्यों को भी कहा है और जितना प्राइवेट एकेडमीज है सबका हमने ये कहा है कि आप प्रैक्टिस और ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए ताकि हम समय आने पर प्रतियोगिता भी हम शुरू कर सकें। जी सर, ये बताइए कि अगर हम आईपीएल की बात करें तो पूरे देश की नजर, क्योंकि खेल और इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो आईपीएल एक बहुत ही जबरदस्त सफल टूर्नामेंट भी होता है। तो वो कब शुरू होगा? क्या इस साल होगा? और यदि होगा तो कैसा होगा? नॉर्मल आईपीएल कब से होगा? जी, हम आईपीएल के साथ साथ पूरे खेल को हम एक साथ देख रहे हैं क्योंकि खेल में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स आइटम्स, गुड्स बनाने से लेकर के मैनेजमेंट और लीग से जुड़े हुए कितने लाखों लोग का रोजगार खेल की दुनिया से जुड़े हुए हैं और खेल बंद होने से सबका रोजगार चले गए हैं। तो उसको जल्दी से जल्दी पुनर्जीवित करने के लिए हम सोच रहे हैं कि प्रतियोगिता जल्दी हो जाए। लेकिन अभी इस वक्त हमारा प्राथमिकता जो है स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। तो हेल्थ एंड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये इस वक्त प्राथमिकता होने के कारण इस वक्त कोई भी खेल आयोजन करना संभव नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय का स्तर पे कोई खेल अभी इस साल भारत में संभव तो नहीं लग रहा है। जहां तक आईपीएल या जैसे फुटबॉल के सॉकर लीग्स हैं या कबड्डी लीग है, इस देश में और भी इंपॉर्टेंट लीग चलते हैं, बैडमिंटन लीग, बॉक्सिंग लीग, इस तरह के प्रतियोगिता को हम अक्टूबर नवंबर तक अपने अपने जो फेडरेशंस हैं अगर वो रोड मैप बना करके सामने में लाएंगे तो वो बड़े स्तर पर फैसला हम लोग लेकर के सरकार के लेवल से हम चाहेंगे कि हम उसको परमिशन देंगे। लेकिन उससे पहले
जो मामला है कोविड का, जो ये कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, ये कम से कम हमारा जो आम जिंदगी में उसका रिस्क कम से कम हो, ये पहले हमको सुनिश्चित करना होगा। सर, कोरोना के बाद की जो स्थिति होगी उससे निपटने के लिए हर मिनिस्ट्री जो है, हर मंत्रालय कोई ना कोई प्लान बना रहा है। आप चूंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो इस सेक्टर में रिफॉर्म किस तरह से होंगे, तैयारियां किस तरह की, अगर कुछ थोड़ा आप बता पाएं तो। देखिए, हमने सबसे पहले तो ये अपने खेल संघ के जितने भी जो साथी हैं सबको हमने कहा है कि कोविड-19 के बाद बिना स्पेक्टेटर के, यानी कि बिना पब्लिक खेल का आयोजन कैसे हो, इसको सोचना होगा। क्योंकि हमको ये आदत डालना होगा कि कुछ समय तक तो हमको बिना स्पेक्टेटर्स के, बिना खेल प्रेमियों को स्टेडियम में लाए बिना कैसे हम खेल को रोचक बना सके। क्योंकि खेल को रोचक बनाना ये मामूली नहीं है बिना स्पेक्टेटर्स का, क्योंकि स्टेडियम खाली होगा, ग्राउंड में स्पोर्ट्स स्टेडियम खाली होगा और वहां खिलाड़ी सिर्फ खेलेंगे, तो ये एक बहुत पहली बार ऐसा होगा कि ये सन्नाटा सा एक माहौल में खेल खेलेगा। तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो जो टेलीकास्ट होगा टेलीविजन के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जितना भी जो हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स या जितना भी हम गैजेट डाले, फिर भी जो असली जो जितना मजा स्पेक्टेटर्स के साथ होते हैं वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा रोचक कैसे बनाएं खेल को, ये तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी फेडरेशंस का रोड मैप भी बनाया हुआ है। उसी प्रकार से हम तो चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो भी सहयोग चाहिए हम देंगे, ताकि खेल जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और खेल हर लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जिंदगी ही एक खेल है, तो इसको एक स्पोर्ट्स कल्चर जो हमारे देश में हम बहुत एक तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक्सपोर्टिंग नेशन के रूप में उभर के आ रहे हैं, उस गतिविधि को और तेज कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इसका हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पहले कम से कम इस साल तो पंकज जी मैं आपको बता सकता हूं कि इस साल तक तो हमको बहुत ही प्रिकॉशन उठाना होगा और बिना स्पेक्टेटर्स के खेल को आयोजन करने के लिए हमारा माइंड में ये रखते हुए आगे का हम योजना बनाना होगा। सर, मैं इससे पहले कि अगले सवाल पे जाऊं, इसी से जुड़ा एक सवाल है। चूंकि आपने बताया कि बिना स्पेक्टेटर्स के ये मैचेस होंगे, वो चाहे फुटबॉल हो या कोई भी खेल हो, तो रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, जरा अगर आप वो भी समझा पाए तो। रेवेन्यू मॉडल देखिए, क्योंकि जो लीग करते हैं वो अपना अपना लीग जो बॉडी बनाया हुआ है, तो उनका अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अपने अपने जो टेलीकास्ट के माध्यम से किस तरह से फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो उन लोगों से बात किए बिना मैं कुछ अनाउंसमेंट करना वो सही नहीं होगा। क्योंकि हर गेम का फॉर्मेट अलग है और हर गेम का रेवेन्यू मॉडल भी अलग है और बिना कमर्शियल सक्सेस का खेल जीवित नहीं रह सकता है। तो खेल को आगे बढ़ने के लिए उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट कैसे हम उसको डालें, ये हमको सोचना होगा। तो मेरा जो अपना एक तजुर्बा है कि सक्सेस होगा, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि हम टेलीकास्ट के माध्यम से खेल को रोचक बना सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो है वो ब्रॉडकास्टिंग का जो लाइसेंस होल्डर है और खेल संघ है जो आयोजक है और हमारा सरकार की तरफ से जो हम परमिशन या जो सपोर्ट हम देंगे, वो तालमेल अगर अच्छा से होगा तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि खेल को पुनः हम बहुत ही रोचक बना सकते हैं। बिल्कुल सर, आप जैसा यंग मिनिस्टर हो तो बहुत से जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें बहुत सारी आशा उम्मीद जगती है जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें सुनाते हैं। सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ने, हमने ये देखा भी है, कोविड-19 में बहुत मदद की है, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि कई अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, वो गवर्नमेंट से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। मैच नहीं हुए, खेल नहीं हुए, नुकसान हुआ है, तो ऐसे में सरकार इनकी कैसे मदद करेगी? देखिए, जो हमारे मंत्रालय से जो मदद देते हैं वो तो दे ही रहे हैं और पहले के मुकाबले हम ज्यादा भी दे रहे हैं। और हर खेल जो ओलंपिक गेम्स है उनको हम ACTC जो एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर वगैरह होते हैं, तो उसका हम वार्षिक मदद हम देते रहते हैं। उसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए, कोचिंग के लिए, खाना पीना से लेकर के विदेश जाना
स्पॉन्सरशिप जितना भी है सारा खेल मंत्रालय से हम लोग मदद करते हैं और फेडरेशन अपने तरीके से वो भी फंड जनरेट करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग भी मदद देते हैं। लेकिन जो कोविड के चलते जो फाइनेंशियल पैकेज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो मुझे पत्र दिया है, अनुरोध किया है जी, उसको हम देखेंगे कि मेरा मंत्रालय से जो कुछ संभव मदद तो हम दे ही रहा है, लेकिन इससे आगे जो वित्तीय सहायता एक्स्ट्रा जो देना होगा वो मेरे स्तर से अकेला नहीं होगा, वो वित्त मंत्रालय से चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो अभी जो नीड है, जो इमीडिएट जरूरत है, उसके लिए मेरे मंत्रालय पर्याप्त है और हम जो मदद कर रहे हैं उससे फायदा भी हो रहा है और जो उनका इमीडिएट जरूरी है उसके लिए भी हम भरपाई करने के लिए सक्षम है। सर, चूंकि आप अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश वो है, इसलिए आपसे सवाल करना मेरा बनता है। चीन क्या कुछ हरकत कर रहा है बॉर्डर पर, वो किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में पूरा देश जो बॉर्डर पर रहने वाले भारतीयों की चिंता कर रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अरुणाचल के लोग हैं, उनका पूरे देश के लिए ऐसे में क्या मैसेज है? नहीं, 1962 के बाद से लेकर के आज तक हमारा अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां देश विरोधी संगठन या गतिविधि नहीं होते हैं। अगर कोई वहां आते हैं तो भी बाहर से आते हैं। हमारा अरुणाचल का जमीनी पर कोई इस तरह का पैदा नहीं होते हैं। जो सीमा विवाद है चीन के साथ वो बहुत पुरानी है। वो ब्रिटिश का समय से जो सीमा नहीं बनाया और नेहरू काल से जो तय नहीं हो पाया और 62 की लड़ाई और उसके बाद चलते आ रहा बहुत लंबी ये समस्या है। उसको मैं इमीडिएटली टेलीविजन के माध्यम से अपना वक्तव्य मैं नहीं देना चाहता हूं, इसीलिए कि मामला बहुत ही संवेदनशील है जी, और बड़ा पड़ोसी राज्य है, एक सुपर पावर है, हम भी बड़ा देश है। तो जब दो बड़े देश का बीच में इस तरह का गतिविधि या कोई भी टेंशन होता है तो उसका एक जरिया डिप्लोमेटिक चैनल मैकेनिज्म बनाया हुआ है और उसी चैनल से ही अगर उसको सुलझाया जाए तो ठीक है। मैं इतना कह सकता हूं कि विवाद पुराना है, सीमा जमीन पर तय नहीं हुआ है, मार्क नहीं है, भारत और चीन के सीमा का कोई रेखा नहीं खींचा गया है, जिसके चलते बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिफरेंस ऑफ परसेप्शन वगैरह जो भी होता है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शांतिपूर्वक हम उसको आगे जाकर के सुलझाया जाएगा। लेकिन मुद्दे को लेकर के मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है और वो अपने जिस तरीके से उसके लिए मैकेनिज्म बनाया हुआ है उस तरीके से ही चले तो सही रहेगा। सर, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, क्योंकि भारत जो भी गतिविधि करता है नॉर्थ ईस्ट में उससे चीन की उस पर हमेशा नजर रहती है। चीन उससे बहुत ज्यादा चिढ़ता भी है। तो कोरोना के साथ साथ ये जो चीन का स्टैंड है इससे भी निपटना है सरकार को। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप जब बोलेंगे तो पूरा भारत आश्वस्त होगा कि हाँ, सरकार किस तरह से निपट रही है इससे। देखिए, इस पेंडेमिक को लेकर के कोरोना वायरस का जो चैलेंज है ये पूरा विश्व के लिए है, मानव जाति के लिए है। हमारा देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो फैसला लिया उससे हमको बहुत हद तक बचाया है। अदरवाइज इस वक्त जनसंख्या का हिसाब से देखा जाए तो भारत का स्थिति कितना नाजुक और कितना खराब हो सकते थे। तो आज हम उसको संभालने में और उसको एक मैनेजेबल स्थिति तक लाके खड़ा जो किया है प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि और साथ साथ में प्रधानमंत्री जी के पुकार को लेकर के सबने एकजुट से काम किया है, ये बहुत काम आया। और नॉर्थ ईस्ट में तो कोविड जो है बहुत कम है और जो भी हुआ है वो बाहर से आया वाला, क्योंकि लॉकडाउन को रिलैक्स करने के बाद बाहर से लोग आने लग गया तो थोड़ा थोड़ा एक दो करके कहीं कहीं संक्रमित पाया गया। तो जिसके वजह से अदरवाइज अभी भी पूरा नॉर्थ ईस्ट 8 राज्यों को ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया है क्योंकि वो इस तरह का स्थिति नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में जो चाहे वो चीन का इशू हो या कोई भी इशू हो, उसको निपटने के लिए भारत का जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो ऐलान किया, जिसके मुताबिक आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेजेस से लेकर के बाकी जितना भी जो साइड जो कदम उठाया है, मेरे ख्याल से
इससे हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में सामर्थ होगा और आगे हम समस्या को भी हल जो है निकालेंगे। सर, एक दो सवाल मैं आपसे खेल के और करना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल और है, मुझे आपके होम मिनिस्ट्री के दिन याद आ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया के जरिए कोरोना पर जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, उससे माहौल काफी हद तक बिगड़ता है। तो इस पर थोड़ा लगता है कि सरकार नर्म रही है ऐसे जो सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं उनके साथ। देखिए, फेक न्यूज एक बड़ा मुद्दा है और जितना भी जो हमारा यहाँ पे जो न्यूज पोर्टल है उनका सर्वर है वो अमेरिका में है। हमारा देश में अपना यहाँ सर्वर नहीं होने के कारण से बहुत चीज नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। फिर भी अलग अलग होम मिनिस्ट्री, क्योंकि मैं होम मिनिस्ट्री में 5 साल रहा हूँ, तो वहां से भी काफी नियंत्रण करने का कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल करने से यहाँ फ्रीडम जो उनका राइट्स है, प्राइवेसी है वगैरह बहुत से इश्यू आ जाते हैं। लेकिन फेक न्यूज को ब्रेक करने के लिए या उसको बस्ट करने के लिए हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में भी कुछ मैकेनिज्म उठाया हुआ है और आगे भी उठाएंगे। कुछ तर्क ऐसे हैं हमारे देश में, पंकज जी आपको इस बात का ज्ञात होगा जी, हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग तो सही है, देश हित में काम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ तथ्य ऐसा है कि वो भारत अपना देश को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करना अलग चीज है, लेकिन देश को बदनाम करने के लिए न्यूज क्रिएट करते हैं और फेक न्यूज, फर्जी न्यूज को फैला करके भ्रम फैलाते हैं और तनाव पैदा करते हैं देश में। इससे क्या होगा कि लोगों में एक अननेसेसरी, जो बिना मतलब का एक ऐसा स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे लेकर के भरोसा उठ जाता है एक दूसरे से, दूसरे के प्रति नफरत पैदा होते हैं और गलत न्यूज को लेकर के वो गलत काम करने लगते हैं जी। तो ये कुछ लोग चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ हमारा लड़ाई फेल हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि भारत देश का बदनाम हो जाए जी। तो इस फेक न्यूज को खत्म करने के लिए एक तो प्रेस का एक सेल्फ रेगुलेटेड अपना एक माध्यम होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो है रिकॉग्नाइज न्यूज़पेपर या रिकॉग्नाइज न्यूज पोर्टल्स या एजेंसीज भी फेक न्यूज दिखाते हैं। कभी कभी तो टेलीविजन में भी फेक न्यूज को देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजेस है। तो मैं मानता हूं कि ये देश का जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी लोगों का तो बहुत खास करके ये दायित्व बनता है कि गलत न्यूज, फर्जी न्यूज को ना फैलाए और हम सच्चाई न्यूज के साथ में चले ताकि हमारा देश को कुछ खतरा ना हो। सर, एक सवाल और है कि देश के तमाम मेट्रोज की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के नौजवान यहां रहते हैं। कर्नाटक में तो आपने संभाल लिया, हालांकि प्रवासी मजदूरों की समस्या नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, लेकिन दिल्ली में हमने देखा कोरोना के बाद कुछ रेशियल अब्यूज की घटनाएं हुई, तो उनसे सरकार ने किस तरह से निपटा? देखिए, जैसे हमारा पूर्वोत्तर के भी लाखों लोग देश के अलग अलग जगहों पर हैं और लॉकडाउन की वजह से सबको तकलीफ हुआ है और ये कोई जानबूझ करके तकलीफ नहीं, ये एक नेचुरल एक फेनोमेना है, प्राकृतिक आपदा है। तो इस प्राकृतिक आपदा की वजह से जो नुकसान या तकलीफें हुए हैं उसको निपटने के लिए काफी कदम सरकार ने उठाया है। तो पूर्वोत्तर से लोग जो खास करके यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या जो आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, खास करके हॉस्पिटैलिटी में जी, जो टूरिज्म सेक्टर में या आपका सर्विस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, सब लोग अभी धीरे धीरे वापस चले गए हैं और लाखों लोग अभी भी जाने वाले हैं। एक साल इतना ट्रेन, इतना बसें, इतना एरोप्लेन मिलता नहीं है, तो फेज वाइज जा रहे हैं और जाकर के वहां में भी प्रॉब्लम तो हो रहा है। लेकिन इस वक्त हमारा ये कहना है कि सब लोग अपना घर जाने चाहेंगे, लेकिन एक सीमित रूप से, एक तौर तरीके से, स्टेगर्ड वे में, एक के बाद एक, भीड़ भाड़ में नहीं, ऐसा हो। और तब तक के लिए यहाँ कुछ समस्याएं आए हैं, कुछ जगह में नॉर्थ ईस्ट के लोगों का साथ में प्रॉब्लम हुआ है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, बाकी लोगों का भी प्रॉब्लम हुआ है। लेबर क्लास का जो माइग्रेंट लेबरर्स है उसमें भी बहुत सा प्रॉब्लम हुआ है। तो हमने बहुत तरीका निकला है कि खाना पीना से लेकर के उनको जो बेसिक नेसेसिटी से लेकर के उनका सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत इंसिडेंट हुआ है, घटनाएं हुई हैं और हमने घटनाएं को देखते हुए हमने पीछा किया, समाधान भी किया और साथ साथ में संभावित जो मदद है वो भी पहुंचाने का अलग अलग माध्यम, सरकार माध्यम, घर सरकारी माध्यम से भी हमने पहुंचाया है।
सर आप ये बताइए कि मैं आपके ट्वीट्स पढ़ता रहता हूं, कल ही आपने ट्वीट किया है, राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की है कि ये वक्त, कोरोना का ये जो वक्त है, ये राजनीति करने का नहीं है, पॉलिटिक्स करने का नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? ये मैं शुरू से देख रहा हूं। मैं ये सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो वो देश के लिए ऐसा समय ही एक लड़ाई जैसी है, और जब भी आपातकालीन होते हैं, देश एक लड़ाई लड़ती है, उस समय राजनीति नहीं होता है, उसमें कोर्ट कचहरी नहीं होते हैं, वो इमरजेंसी का समय है। वो ये समय पूछने का नहीं है कि सामान कहां से लिया, वो कहां गए हैं, कितने, ये एक इमरजेंसी समय है जी। और ऐसे समय में राजनीति तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को बचाने में एकजुट होना चाहिए। ऐसे समय में जब राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है कि सरकार ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अरे कांग्रेस ने 40-50 साल शासन करके हिंदुस्तान को कौन सा आसमान तक पहुंचा कर रखा है जो आज कह रहे हैं कि हर घर में इतना लाखों पैसा बांटो। साधन का एक सीमित होता है जी। उस सीमित साधन को चलाना पड़ता है देश, उसको हमारा माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, लोगों को गांव-गांव तो खाना फ्री पहुंचाना, अलग अलग सर्विसेज को चलाना, एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करना, हमारा साधन को बांट करके देश को संभालना पड़ता है। वो आराम से लिख देते हैं, इसको इतना पैसा दे दो, इसको पैसा दे दो, यहां से इतना जगह हवाई जहाज पहुंचा दो। ये मुश्किल हालात में कितना मुश्किल में काम कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है, वो कितना रिस्क उठा के काम कर रहे हैं। तो उनको तारीफ करने का जगह में आप बैठ करके उकसाते रहते हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो राहुल गांधी जी का ट्वीट को देख करके कि बैठ करके कमरे में बैठ करके डिमांड कर रहे हैं, इतना पैसा वहां पहुंचाओ, इतना पैसा पहुंचाओ, इसको यहां पहुंचाओ, ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक जिम्मेदार नेता होने के नाते सबको इस समय राजनीति नहीं करना चाहिए, देश हित में नीति जो बनाया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने समर्थन देना चाहिए। ये ऐसा वक्त है। तो राहुल गांधी जी को पता नहीं वो ना समझ है खुद या कोई उसको गलत रास्ते पे ढकेल रहा है, मुझे तो ये नहीं मालूम, लेकिन जो भी कर रहा है वो गलत कर रहे हैं। सर मेरा जो आखिरी सवाल है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि सारे जो भारत के दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, इंडिया टीवी जो लोग देख रहे हैं, वो ये सुनना चाहेंगे कि चौके छक्के लगते हुए स्टेडियम में बैठकर कब देखेंगे, गोल होते हुए फुटबॉल हो या हॉकी कब देखेंगे, वो थोड़ी जिज्ञासा। एक तो उसका जवाब दे दीजिए। दूसरा ये कि मोदी सरकार भारत को एक स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाना चाहती है, तो इसकी पूरी रूपरेखा क्या है? अगर संक्षेप में दोनों जवाब आप दे दें। देखिए, खेल की दृष्टि से तो मैं जब देखता हूं परिस्थिति को तो बड़ा दुखी भी तो होता हूं, लेकिन दुखी होकर के चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं, हमको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। और पिछले एक साल में भारत का स्तर किस तरह बढ़ी है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे रेसलिंग हो, हर क्षेत्र में भारत ने पहले के मुकाबला रिकॉर्ड तोड़ा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह। इसलिए हमारा ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन भी सबसे ज्यादा हो चुके हैं और आगे कुछ स्लॉट्स बाकी है, उसमें भी हमारा और क्वालिफाइड होके सबसे लार्जेस्ट कंटिजेंट टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाले हैं। उम्मीद भी बहुत है। इतना अच्छा तैयारी के वक्त ओलंपिक पोस्टपोन होना और कोरोना वायरस आकर के सारा जिंदगी को तहस नहस करना, ये बड़ा दुखी का बात तो है ही, लेकिन इससे हम मुरझाया हुआ नहीं है, हम इससे मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो हमारा खेल को फिर से हम जो मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह का जो कल्पना की है और मैं उसको ड्राइव कर रहा हूं, उसको आगे ले जाने के लिए फिर से हम तैयार खड़े हैं। जहां तक कॉम्पिटिटिव जो खेल है, मैं समझता हूं कि अगर ये जो समर निकल जाएंगे, अभी समर चल रहे हैं, और उसके बाद जो ऑटम आएंगे, तब तक अगर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे तो स्टेडियम में भी हम एक एसओपी बना करके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एक नियम कायदा सिस्टम, एक अच्छी तरह से कैसे हम मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ तालमेल करके हम सोच सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो स्टेडियम में खेल के प्रेमियों को जाकर के खेल का मजा लेने का और अपना समर्थन देने का, अपना फेवरेट टीम्स का, प्लेयर्स का ये मौका देने के लिए हम भी पूरा इसके पक्ष में है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त प्रायोरिटी हेल्थ एंड सेफ्टी है,
तो हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रायोरिटी का ऊपर कुछ भी इस वक्त नहीं सोचा जा सकता है। तो हेल्थ एंड प्रायोरिटी जैसे ही हम इसको नियंत्रण कर लेंगे, काबू में स्थिति को, तो खेल भी फिर खचाखच बड़ा हुआ स्टेडियम में खेल भी देखने को मिलेंगे। सर, कोरोना का संकट बहुत बड़ा है, लेकिन मोदी सरकार जिस तरीके से उससे निपट रही है उसकी पूरी भारत जो है वो तारीफ कर रहा है। हमने हंसते मुस्कुराते हुए, आपने मेरे पहले प्रश्न का जवाब दिया था, तो हंसते मुस्कुराते मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। क्या मैंने आज अरुणाचल प्रदेश के फ्यूचर सीएम से बात की है? नहीं, मैं तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया। अब ये राजनीतिक बात तो इस वक्त करना ठीक नहीं, लेकिन मैं अरुणाचल प्रदेश से पहले ऐसा जो एमपी हूं जो यहां इंडिपेंडेंट चार्ज लिया है, भारत सरकार में मंत्री बने हैं। राज्य मंत्री तो पहले भी, मुझसे पहले कांग्रेस के समय में भी बनाया था, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी दिया है इंडिपेंडेंट चार्ज, मैं 2 डिपार्टमेंट देख रहा हूं और तीसरा डिपार्टमेंट का भी मैं राज्य मंत्री हूं, माइनॉरिटी अफेयर्स का, और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दोनों को मैं इंडिपेंडेंट देख रहा हूं। तो इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलने के बाद देश के लिए कुछ करने का हमको सोचना है। हमारा राज्य में हमारा मुख्यमंत्री जो अभी है, बहुत हमसे छोटा उम्र का है, एक्सपीरियंस बहुत हो गया लेकिन उम्र में बहुत छोटा है। उनको बहुत आगे तो उसको हमारा राज्य को चलाना है, तो उसका हाथ को, मेरा छोटा भाई समान पेमा खांडू का हाथ को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसको कोई डिस्टर्ब करना नहीं है, उसको बहुत आगे तक चलाने का मौका देना। मैं केंद्रीय मंत्री बन करके मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे काम करने का, देश को सेवा करने का मौका मिल रहा है। राज्य का सेवा तो कर ही रहा हूं, लेकिन अब मैं देश का सेवा कर रहा हूं। अत्यंत अपने आप को मैं बहुत ही लकी मानता हूं और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा जिम्मेदारी हमको दिया है। चलिए सर, आज आपने देश की जनता को, देश के युवा खिलाड़ियों को बहुत उम्मीद बंधाई है, और वैसे भी स्वस्थ इंडिया के लिए खेलो इंडिया जरूरी है, मोदी सरकार का ये कोर एजेंडा भी है। आपने इंडिया टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद पंकज, थैंक यू सो मच। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको बता दें, शाम 6 बजे इंडिया टीवी के मंत्री सम्मेलन में होगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर हर एक सवाल का जवाब देंगी।